कि शादी गधे से हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की को गधे से शादी करनी पड़ी? और बाद में जो हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पुराने समय की बात है। वह समय जब जीवन आज की तरह तेज नहीं था, जब इंसान घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि सूरज की चाल से अपने दिन को पहचानता था। तब समय को बांधने के लिए दीवारों पर टंगी घड़ियां नहीं होती थी, पर लोगों के भीतर समय का सम्मान गहराई से बसता था। सुबह का अर्थ सूरज की पहली किरण से होता था और शाम का संकेत उसके ढलने से मिल जाता था। लोग भागते नहीं थे, बल्कि हर पल को महसूस करते हुए जीते थे। रिश्तों में ठहराव था, बातों में अपनापन और जीवन में सादगी। इसी शांत और धीमी गति से बहते समय में एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। वह गांव दुनिया की चकाचौंध से बहुत दूर था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, जिनमें मौसम के अनुसार फसलें लहलहाती थीं। कहीं गेहूं की बालियां हवा में झूमती थीं, तो कहीं धान के खेत पानी में चमकते दिखाई देते थे। गांव के किनारे घना जंगल था, जहां से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाई जाती थीं। कच्चे रास्ते गांव को आसपास की दुनिया से जोड़ते थे, बरसात में कीचड़ से भरे और गर्मियों में धूल से ढंके। सुबह होते ही गांव में जीवन जाग उठता था। सबसे पहले मुर्गों की बांग सुनाई देती, मानो वे सूरज को बुला रहे हों। उसके बाद बैलों की घंटियों की आवाज आने लगती, जब किसान उन्हें हल में जोतकर खेतों की ओर ले जाते। कुओं और तालाबों पर औरतों की चहल पहल शुरू हो जाती। सिर पर घड़े रखे वे हंसती बोलती पानी भरती। यह सब मिलकर गांव को एक जीवित तस्वीर बना देता था। उसी गांव में जयप्रकाश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उम्र ने उसके शरीर पर अपने निशान गहराई से उकेर दिए थे। उसकी पीठ झुक चुकी थी, मानो वर्षों की मेहनत और दुखों का बोझ ढोते ढोते अब सीधी रहना भूल गई हो। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, हर कदम सोच समझकर उठाता था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसकी बीती जिंदगी की कहानी कहती थी। सफेद बाल, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें उसकी उम्र की गवाही देते थे। लेकिन उसके भीतर का इंसान अब भी उतना ही सच्चा और सरल था। गांव में जयप्रकाश का बहुत मान सम्मान था। बच्चे उसे प्यार से दादा कहते थे और बड़े लोग आदर से उसका नाम लेते थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके बारे में बुरा कह सके। जयप्रकाश का अपना जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न खेत थे, न जमीन, न कोई पुश्तैनी संपत्ति। उसकी झोपड़ी भी गांव की जमीन पर बनी थी। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं था। हर दिन उसे अपने हाथों की मेहनत से रोटी कमानी पड़ती थी। कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता, कभी गांव वालों का सामान बाजार तक पहुंचाता। फिर भी उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आत्मसम्मान उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति था। अक्सर कहा करता था कि मेहनत से कमाया गया सूखा भोजन भी इज्जत से भरा होता है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी रीना थी। रीना उसके जीवन की रोशनी थी, उसके बूढ़े दिनों की उम्मीद थी। जब रीना बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन जयप्रकाश की जिंदगी जैसे थमसी गई थी। पत्नी के जाने के बाद जयप्रकाश ने खुद को पूरी तरह अपनी बेटी के लिए समर्पित कर दिया। उसने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। उसने कभी रीना को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए रीना ही उसका संसार थी। रीना भी बहुत समझदार थी। छोटी उम्र से ही उसने जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था। शायद हालातों ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। वह घर का सारा काम खुद करती, झोपड़ी की सफाई, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पानी भरना, बर्तन धोना और पिता की सेवा करना। कभी कभी जयप्रकाश उसे रोकता और कहता कि वह अब भी बच्ची है, लेकिन रीना मुस्कुराकर कहती कि अब वह समझदार हो गई है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुंदरता थी। वह सुंदरता गहनों या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से झलकती थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और मुस्कान में अपनापन। पूरे गांव में उसकी सादगी और सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हर किसी से सम्मान और प्रेम से बात करती थी। जयप्रकाश की आजीविका का एकमात्र सहारा उसका गधा था, जिसका नाम था जीतू। जीतू सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि जयप्रकाश के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वह उससे ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपना हो। सुबह उठते ही सबसे पहले वह जीतू के पास जाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और प्यार से उसका हाल पूछता। अगर कभी जीतू थका हुआ लगता तो जयप्रकाश खुद ज्यादा मेहनत कर लेता। दिन रात जयप्रकाश और जीतू साथ साथ मेहनत करते। कभी जंगल से लकड़ियां लाते, कभी गांव वालों का सामान बाजार तक पहुंचाते। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, जयप्रकाश कभी पीछे नहीं हटता था। रीना घर का काम निपटाकर उनके लौटने का इंतजार करती और उनके लिए खाना तैयार रखती। समय बीतता गया। रीना जवान होती गई और जयप्रकाश बूढ़ा होता गया। एक दिन अचानक जयप्रकाश बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार आया,
जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर कमजोरी बढ़ने लगी। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने दवा दी, लेकिन बूढ़ा शरीर बीमारी से लड़ नहीं सका। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ गई। रीना दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। वह उसके हाथ पकड़कर बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही जयप्रकाश ने अपनी आखिरी सांस ली। रीना की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उस पल उसका संसार उजड़ चुका था। जयप्रकाश की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। जिस आदमी ने जीवन भर सबका भला चाहा, आज वही चुपचाप मिट्टी में सो गया था। गांव के लोग रीना को ढाढ़स बंधाने आते। कोई उसके सिर पर हाथ रखता, कोई आंचल से उसके आंसू पोंछता, लेकिन उस खालीपन को कोई भर नहीं सकता था जो उसके दिल में उतर चुका था। झोपड़ी, जो कभी पिता की आवाज और हंसी से भरी रहती थी, अब सन्नाटे से भर गई थी। हर कोना जयप्रकाश की याद दिला रहा था। वह खाट जिस पर बैठकर वह रीना से बातें करता था, वह दीवार जिसके सहारे टिककर वह आराम करता था, और वह चूल्हा जिसके पास बैठकर वह रोटी सेंकता था। अंतिम संस्कार के बाद जब लोग धीरे धीरे अपने अपने घर लौटने लगे, तब रीना पहली बार सच में अकेली महसूस करने लगी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा अंधेरा फैलने लगा था। हवा में एक ठंडक थी जो उसके दिल के भीतर तक उतरती जा रही थी। वह झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठी थी, आंखें सूनी और मन खाली। उसके पास चुपचाप जीतू बैठा था। वह बार बार उठकर जयप्रकाश की झोपड़ी के अंदर झांकता, फिर वापस आकर रीना के पास बैठ जाता, जैसे वह भी अपने मालिक को ढूंढ रहा हो। रात गहराने लगी। आकाश में तारे चमक उठे। रीना ने पहली बार महसूस किया कि अब इस अंधेरी रात में उसे अपने दुख से लड़ना होगा। वह अपने पिता की तरह रो नहीं रही थी, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर टूट रहा था। वह बार बार अपने पिता की बातें याद करती, उनकी सीख, उनका धैर्य और उनका आत्मसम्मान। उन यादों के सहारे ही वह खुद को संभाल रही थी। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो रीना ने खुद को समेटा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया था कि वह रो रो कर जीवन नहीं बिताएगी। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कठिन समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। अब वही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। रीना ने उसी दिन से अपने पिता का काम संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठती, जीतू को चारा देती और फिर जंगल की ओर निकल जाती। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं था। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, कंधे दुखने लगते और शरीर थक कर चूर हो जाता। कई बार कुल्हाड़ी उठाते हुए उसके हाथ कांपते, लेकिन वह रुकती नहीं थी। उसे लगता था कि अगर वह रुक गई तो उसके पिता की आत्मा को कष्ट होगा। गांव के लोग उसे देखते और हैरान होते। कुछ लोग उसे समझाते कि वह इतना कठिन काम न करे, कोई और उपाय खोजे। लेकिन रीना जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जीतू ही उसका सहारा था और मेहनत ही उसकी पूंजी। वह दिन में लकड़ियां लाती, शाम को गांव में बेचती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करती। रात के समय वह आंगन में बैठकर अपने पिता को याद करती। कई बार उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, लेकिन वह उन्हें चुपचाप पोंछ लेती। जीतू उसके पास बैठा रहता। उसकी मौजूदगी उसे थोड़ी तसल्ली देती थी। ऐसा लगता था जैसे वह भी रीना के दुख को समझ रहा हो।